वही जगह इन बूंदों के लिए सही होगी। वहीं पर मेरी और अनुराग की यादें सालों तक सही सलामत रह सकती है। उससे अच्छी जगह इन यादों को सुरक्षित रखने की कोई नहीं हो सकती है। यक्षिणी मन ही मन कुछ सोचती है और अगले ही पल वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे जो कुआं था वहां पर पहुंच जाती है। इस वक्त उस कुएं के पास यक्षिणी के अलावा कोई और नहीं था। वहां पर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। यक्षिणी ने अपने हाथ में चमेली का फूल पकड़ा हुआ था जिस पर आंसुओं की 2 बूंद थी। उसने कुछ इस तरह उस चमेली के फूल को पकड़कर रखा हुआ था कि वो आंसू की बूंदें उसकी हथेली से जरा से भी टच नहीं हुए थे। यक्षिणी उस कुएं को देखते हुए खुद से कहती है, यही वो कुआं है जहाँ पर लेखक बाबू और मेरी यादें सालों तक सही सलामत रह सकती हैं। इस कुएं का पानी सिर्फ ग्रेवयार्ड कोठी के लोग उपयोग करते हैं, उनके सिवा कोई उपयोग नहीं करता है। इस कुएं के अलावा कोई और जगह नहीं है जहाँ पर मैं इन यादों को सुरक्षित रख सकती हूँ। कुएं का पानी ठहरा हुआ भी है, यहाँ से यादें कहीं जाएंगी भी नहीं, और जब वक्त आएगा तो मैं इन यादों को लेखक बाबू को वापस दे दूंगी। यही सही जगह है यादों को सुरक्षित रखने की। यक्षिणी कुएं के अंदर झांकते हुए कहती है, आज से ये कुआं कोई आम कुआं नहीं बल्कि नेत्र वाष्पम कुंभ बन जाएगा। वो कुआं जहाँ पर लोगों की यादें उनके आंसुओं की मदद से कैद की जा सकेंगी। वो यादें जो वो अपनी जिंदगी से मिटाना चाहते हैं, जिन्हें वो हमेशा हमेशा के लिए भुलाना चाहते हैं। वक्त आने पर इस कुएं में और भी यादें कैद हो सकेंगी। इतना कहकर यक्षिणी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही यक्षिणी मंत्र पढ़ना शुरू करती है, यक्षिणी के आसपास कई सारे जुगनू मंडराने लग जाते हैं और एक एक करके कुएं के अंदर जाने लग जाते हैं। पानी की ऊपरी सतह तक कुएं के अंदर पीली रोशनी जगमगाने लग जाती है। उसके अंदर का पानी दिखने लग जाता है। जैसे जैसे यक्षिणी मंत्र पढ़ते जा रही थी, उस कुएं के अंदर जुगनू जाते जा रहे थे। जैसे वो जुगनू उस कुएं को नेत्र वाष्पम कुंभ में परिवर्तित होने में यक्षिणी की मदद कर रहे हो। देखते ही देखते वो जुगनू पूरी तरह से कुएं के अंदर और बाहर दोनों सतह को कवर कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुआं जुगनुओं से बना हो जो पीली रोशनी में जगमग जगमग जगमगा रहा था। यक्षिणी मंत्र पढ़ना जारी रखती है। हम जो पेड़ लगाते हैं उसका फल हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलता है, और आज यक्षिणी भी वही कर रही थी। वो सिर्फ नेत्र वाष्पम कुंभ नहीं बना रही थी बल्कि वो कुआं बना रही थी जो आने वाले वक्त में उसकी बेटी यामिनी के बहुत काम आने वाला था। यही वो कुआं था जिसमें यामिनी ने तारा का डर कैद किया था। इस कुएं की मदद से मायाधारी से जुड़ी तारा की जितनी बुरी यादें थीं सारी मिटा दी थी। उन यादों को कुएं के अंदर कैद कर दिया था। उसी के बाद यामिनी तारा की शक्तियां जागृत करने में सफल हो पाई थी। यही वो कुआं था जिसमें युग को चित्रा का चेहरा भी दिखा था। उसे कुएं के अंदर चित्रा गिरती हुई दिखी थी, जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो, वरना युग तो अपनी माँ का चेहरा भूल ही गया था। अगर ये नेत्र वाष्प कुंभ नहीं होता तो उसे कभी उसकी माँ का चेहरा याद नहीं आता। यक्षिणी के द्वारा बनाया गया नेत्र वाष्पम कुंभ के अंदर और भी कई लोगों की यादें कैद होने वाली थी। यक्षिणी अभी भी मंत्र पढ़ते जा रही थी कि अचानक से कुएं का पानी गोल गोल अपने आप घूमने लग जाता है। कुएं का पानी एक बवंडर का रूप ले लेता है। उसी वक्त यक्षिणी मंत्र पढ़ते हुए ही उस चमेली के फूल को कुएं के अंदर डाल देती है। यक्षिणी उस फूल को कुएं के अंदर फेंकते हुए कुछ इस तरह उस पर मंत्र पढ़ती है कि वो आंसू की 2 बूंदें पानी के अंदर बवंडर की गहराई में डूबते हुए एक सुरक्षित स्थान पर चले जाती है। चमेली के फूल के ऊपर की 2 बूंद कुएं के पानी के साथ मिलती ही नहीं है। जैसे ही चमेली का फूल उन 2 आंसुओं की बूंदों के साथ पानी के अंदर डूबता है, कुएं के अंदर और आसपास जो जुगनू जगमगा रहे थे वो जगमगाना बंद कर देते हैं। कुएं के अंदर और आसपास वापस से अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, कुएं के अंदर का पानी भी नहीं। अभी अंधेरा छाया ही था कि उसी वक्त कुएं के अंदर 2 बूंद पीली रोशनी के रूप में चमकते हुए दिखाई देती है, जैसे जुगनुओं ने अपनी पीली रोशनी उन आंसुओं की 2 बूंद को दे दी हो, ताकि बाद में उन आंसुओं की बूंद को आसानी से पहचाना जा सके। यक्षिणी मंत्र पढ़ना बंद कर देती है। जिस काम से वो आई थी उसने उस काम को अंजाम दे दिया था। उसने ग्रेवयार्ड कोठी के कुएं को नेत्र वाष्पम कुंभ में बदल दिया था। साथ ही अपनी और अनुराग की यादों को भी उसके अंदर अच्छे से सुरक्षित कर लिया था। अभी यक्षिणी इस बात को लेकर खुशी हो रही थी कि आने वाले वक्त में वो अनुराग को इन यादों के जरिए वापस से अपना बना लेगी। उसी वक्त उसे वैजयंती की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां पर? वैजयंती की आवाज सुनकर यक्षिणी घबरा जाती है और अंधेरे में ही छुप जाती है। जब यक्षिणी मंत्र पढ़ रही थी तो वो इतनी तेज मंत्र पढ़ रही थी कि उसकी आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर तक जा रही थी।
इसी वजह से वैजयंती वहां पर पहुंच गई थी। वैजयंती कुएं की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, कौन है वहां पर? यक्षिणी वहीं पर खामोशी के साथ छुपी रहती है। वैजयंती कुएं की तरफ ही अपने कदम बढ़ाते जा रही थी कि तभी उसे दिलीप की आवाज सुनाई देती है, माँ कहाँ हो? माँ कहाँ हो तुम? माँ। दिलीप की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर से आ रही थी, जैसे वो वैजयंती को ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा हो। दिलीप की आवाज सुनकर वैजयंती जहाँ पर थी वहीं पर रुक जाती है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है। वैजयंती खुद से बड़बड़ाती है, लगता है दिलीप हॉस्पिटल से वापस आ गया विराट को लेकर। इतना कहकर वैजयंती वापस से पीछे घूमती है और ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाती है। वैजयंती के वहां से जाते ही यक्षिणी भी वहां से चली जाती है। जब वैजयंती ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि हॉल में ही दिलीप खड़ा हुआ था, जो उसे ही मामा कहकर पुकारे जा रहा था। बल्लू भी वहीं पर खड़ा हुआ था। जब दिलीप वैजयंती को देख लेता है तो चुप हो जाता है। दिलीप वैजयंती से कुछ पूछता उससे पहले ही वैजयंती दिलीप से हड़बड़ाहट के साथ पूछ बैठती है, अरे बेटा तू आ गया? मेरी बहू और मेरा पोता कहाँ पर है? मेरा पोता ठीक तो है? दिलीप वैजयंती के सवालों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ माँ, विराट अब ठीक है। हमारे तो हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने रोना बंद कर दिया था। पता नहीं क्या हो गया था उसे, जैसे इस ग्रेवयार्ड कोठी में ही वो सही से नहीं रह पा रहा हो। फिर भी मैंने डॉक्टर को दिखा दिया था, उन्होंने कहा है उसे कुछ नहीं हुआ है। वैजयंती कहती है, ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा जो उसे डॉक्टर को दिखा दिया। उसके चुप होने के बाद भी, पर मेरा पोता और बहू हैं कहाँ? वो मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रहे? दिलीप जवाब देता है, माँ वो जब हम आ रहे थे तो रास्ते में ही वो सो गया था। जानकी उसे अपने कमरे में ही लेकर गई है अच्छे से सुलाने के लिए, और सुदेश भी अपने कमरे में चला गया है। पर तुम कहाँ गई थी? कब से आवाज लगा रहा हूँ, दिख ही नहीं रही थी। वैजयंती जवाब देती है, वो बेटा मुझे ना ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे हलचल की आवाजें सुनाई दे रही थी, अजीब सी लड़की की आवाज, जैसे वो कोई मंत्र। वैजयंती अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही दिलीप उसे बीच में टोकते हुए कहता है, पिताजी कहाँ पर है माँ? वो मुझे कहीं दिख नहीं रहे। अगले ही पल वैजयंती घबराते हुए कहती है, उन्हीं का तो इंतजार कर रही हूँ बेटा मैं जब से, पर वो है कि अभी तक आए ही नहीं। ना तेरे पिताजी आए, ना मेरा बेटा अनुराग। जब वैजयंती अनुराग को मेरा बेटा कहकर पुकारती है तो दिलीप अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है, जैसे उसे वैजयंती के अनुराग को मेरा बेटा कहने पर भी दिक्कत हो रही हो, चिढ़ मच रही हो। दिलीप अनुराग से चिढ़ना छोड़कर अपने पिता ब्रजेश्वर की फिक्र करते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा माँ तुमने? पिताजी अभी तक नहीं आए? वैजयंती हामी भरते हुए घबराते हुए कहती है, हाँ बेटा तेरे पिताजी अभी तक नहीं आए। दिलीप अपने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, 5 बजने वाले हैं, अभी तक तो पिताजी को आ जाना चाहिए था। वैजयंती घबराते हुए कहती है, वही तो दिलीप बेटा, अभी तक तो तेरे पिताजी को आ जाना चाहिए था, पर वो नहीं आए। मेरा तो जी मचल रहा है, पता नहीं वो ठीक भी होंगे या नहीं। दिलीप वैजयंती को दिलासा देते हुए कहता है, तुम घबराओ मत माँ, अमावस्या खत्म हो चुकी है, अब वो यक्षिणी कुछ नहीं करेगी। मैं काला झाड़ी जंगल में जा सकता हूँ, मैं अभी पिताजी को देख कर आता हूँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। दिलीप मन में सोचता है, होना तो उस पागल अनुराग को चाहिए, मर जाना चाहिए साले को आज के आज। अगले ही पल दिलीप ब्रजेश्वर को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वो अकेला नहीं निकलता है, बल्कि उसके साथ बल्लू भी जाता है। वैजयंती हॉल में ही बैठे बैठे चिंता में पड़ी अपने पति और अपने बेटे के वापस आने का इंतजार करते रहती है। कुछ घंटे बाद आसमान में सूरज भले ही निकल गया हो, पर वैजयंती के घर का सूरज डूब चुका था। वो सूरज जो ग्रेवयार्ड कोठी का मुखिया था, जिससे ग्रेवयार्ड कोठी में रोशनी होती थी, जो उस घर का करता धरता था, वो सूरज डूब चुका था। वैजयंती डरी और घबराई हुई थी। उसका चिंता करना जायज था। आखिर कौन वो स्त्री होगी जो डरेगी नहीं, ये बात जानते हुए भी कि उसका पति और बेटा रात को मौत के मुंह में गए थे और अभी तक लौटकर वापस नहीं आए थे। सिर्फ वैजयंती डरी और घबराई हुई नहीं थी, बल्कि उसके बगल में खड़ी जानकी और सुदेश, वो दोनों भी डरे और घबराए हुए थे। उन दोनों की नींद भी जल्दी ही खुल गई थी। खुलती कैसे नहीं, घर के 2 सदस्य रात भर से गायब जो थे, वो भी अमावस्या की रात। इस बात के बारे में जानकर वो दोनों सो ही नहीं पाए थे। जानकी, वैजयंती और सुदेश तीनों ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर खड़े हुए थे और दिलीप, अनुराग, ब्रजेश्वर और बल्लू के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, पर अभी तक उनमें से कोई भी वापस नहीं आया था। जानकी ने अपनी गोद में विराट को पकड़ा हुआ था, जो अभी भी सो रहा था। वो उसे अकेले ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए अपने साथ लेकर घूम रही थी। वो तीनों दरवाजे पर खड़े ही हुए थे कि तभी करीब 10 आदमी उन्हें उनकी तरफ आते हुए दिखाई देने लग जाते हैं, जिनकी वेशभूषा से साफ समझ आ रहा था कि वो गांव में रहने ही वाले लोग थे। देखते ही देखते उन आदमियों की संख्या बढ़ने लग जाती है।
करीब 50-60 आदमी उन्हें ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ आते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। एक भीड़ ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। सबके मुंह मायूसी से लटके हुए थे। कुछ आदमी आपस में बात कर रहे थे तो कुछ खामोशी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। सुदेश उस भीड़ को देखते हुए जानकी से पूछता है कि इतने सारे लोग हमारे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं दीदी? जानकी परेशान होते हुए जवाब देती है, पता नहीं छोटे, इतने सारे क्यों हमारे घर आ रहे, वो भी सुबह सुबह। लग तो ये सब गांव के ही रहे हैं। पता नहीं इन सबको सुबह सुबह क्या काम पड़ गया जो इस तरह यहाँ पर आ रहे हैं। वैजयंती का सिर भी उस भीड़ को देखकर घूमने लग गया था, पर उसे कुछ अपशगुन होने का आभास होने लग गया था। वो पूरी भीड़ ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के सामने आकर जमा हो जाती है। अगले ही पल वो भीड़ छटने लग जाती है। वो भीड़ बीच में से 2 हिस्सों में बंटने लग जाती है। जैसे ही वो भीड़ 2 हिस्सों में बंटती है, उस भीड़ के बीचों बीच बल्लू, दिलीप और दिलीप के साथ ही 3 आदमी खड़े हुए थे। बल्लू ने अपनी गोद में अनुराग को पकड़ कर रखा हुआ था। ये पहली बार था जब बल्लू ने अनुराग को छुआ था। जब उसने अनुराग को घाट पर पड़ा हुआ देखा था तो उसे उसका फर्ज याद आ गया था। वो वादा याद आ गया था जो उसने ब्रिजेश्वर से किया था कि वो हमेशा अनुराग का साथ देगा। यही कारण था कि उसने ब्रिजेश्वर की लाश को देखने के बाद अनुराग को अपनी गोद में पकड़ कर रखा हुआ था। ब्रिजेश्वर की लाश को 4 कंधों पर लाया गया था, जिसमें एक कंधा उसके बेटे दिलीप का ही था। ब्रिजेश की लाश को कंधों से उतार कर नीचे रख दिया जाता है। ब्रिजेश्वर के बदन पर सफेद शॉल थी, वही शॉल जो कल रात उसने ग्रेवयार्ड कोठी में निकलने से पहले पहनी थी। उसी शॉल का उसे कफन बनाकर ओढ़ाया गया था। दिलीप ब्रिजेश्वर की लाश के पास जाता है और उसके चेहरे पर से कफन हटाते हुए रोते हुए वैजयंती से कहता है, माँ जी, माँ, पिताजी नहीं रहे, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। जब वैजयंती अपने पति की लाश को देखती है तो उसकी सांसें थम सी जाती हैं। उसे एक गहरा सदमा लगता है। वो पति जो उसके लिए उसकी दुनिया थी, उसकी वो दुनिया उजड़ चुकी थी। ब्रिजेश्वर की लाश देखकर वैजयंती के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ब्रिजेश्वर का चेहरा सफेद पड़ गया था, किसी मम्मी की तरह। दिलीप कफन को ब्रिजेश्वर के सीने तक लाता है और उसके सीने की जगह, जिसमें एक छेद बन गया था, जहां से यक्षिणी ने ब्रिजेश्वर का दिल निकाला था। दिलीप उस तरफ इशारा करते हुए रोते हुए कहता है, उस यक्षिणी डायन ने पिताजी को मार दिया, माँ, मार दिया पिताजी को। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो।